प्रिपरेशन फुल ऑन मोड और फुल ऑन जोश के साथ हो रहा है। हम जो भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो सुबह वाले वीडियोस हो, चाहे वो शाम का लाइव हो, आई होप आप प्रॉपर अटेंशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस के साथ वो सारी चीजें कर रहे हो। एंड यस, आई होप यू लव मी, यू ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड। तो आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर द ईयर 2024-2025। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जो ऑफिशियल पेपर या सैंपल पेपर रिलीज करते हैं ना, उसमें से कुछ कुछ हिंट्स दे देते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दस ये पेपर सॉल्विंग हमारे लिए एक, क्या बोलूं मैं, ओपन बुक टाइप है कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर का ओवरव्यू ये है, तो शायद से फाइनल में क्वेश्चंस ऐसा आने वाला है। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू मतलब सैंपल पेपर का ओवरव्यू हमें समझ आ गया, तो हम फाइनल पेपर और अच्छे से इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो शुरू करें विदाउट फर्दर डिले, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बताया था मेरे वीडियो में? मैंने ये बता दिया था कल वाले वीडियो में कि देयर इज एन अप्रोच। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसका एक अप्रोच होता है। सबसे पहला चीज क्या है उसका? सब आई नो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, वो अभी नहीं लेंगे, वो हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन सबसे मेन अप्रोच ये है कि सेक्शन बाय सेक्शन आप अपना स्ट्रेंथ चूज करो, उसके बाद आगे का सिलेक्ट करो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं भी सेक्शन ए के साथ, जैसे मैंने आपको एडवाइस किया है, मैं भी सेम फॉलो करूंगी। सेक्शन ए के साथ मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं सेक्शन बी, फिर सी और फिर लास्ट में ए पर आऊंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विद फुल जोश। कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट, लेट्स रॉक द पेपर, लेट्स स्टार्ट करेंगे हमारे। तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है ना, हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के साथ। ये जो सेक्शन है उसमें से ग्रामर का हमारा 10 मार्क होता है। तो सी 10 मार्क्स ऑफ ग्रामर इज वेरी इजी टू ग्रैब। कैसे? 10 मार्क में देखो 12 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 10 चूज करना है आपको। बट हमारा प्रेपरेशन ऐसा होना चाहिए कि 12 में से 12 क्वेश्चंस हमें पता है, 2 क्वेश्चंस को हमने अरे जा बच्चे ऐसे करके छोड़ दिया कि कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चन उठा के हमने सॉल्व कर दिया और वो परफेक्टली सही हो। ठीक है, उसके लिए चलो साथ में एक तो इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज ये कि हमें इंश्योर करना है हम अभी भी घर में ग्रामर का हर एक टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर का बिगिनिंग इंट्रोडक्शन लिखा है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट बना के फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या है? Dear Mr. Patel, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the Board of Directors dash had endorsed, will have been endorsed, has been endorsed, have endorsed। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जब भी ऐसे ऑप्शन होंगे एलिमिनेशन लगाओ। हैड एंडोर्स गलत है, क्यों? पास्ट में चला जाएगा। विल हैव बीन एंडोर्स गलत है, क्यों? फ्यूचर में कुछ होगा एंडोर्स, वो अभी से उसका लेटर क्यों लिख रहा है इंसान? जब हो जाएगा तब बोलेगा ना कांग्रेचुलेशन हो गया। उस हिसाब से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हैज बीन एंडोर्स्ड, तो सी आ गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरर करेक्शन क्वेश्चन। रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द एरर। सेंटेंस क्या है? द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। ये तो मतलब पढ़ते वक्त ही कान पे खटका ना कि द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर्ब का फॉर्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ाई की है ना ग्रामर में, वही सब यूज करना है यहाँ पे। तो एरर बन गया हमारा स्ट्राइव एंड करेक्शन बनेगा, ये सी क्यों लिख रही हूं मैं? सी नहीं, स्ट्राइव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक। क्या क्वेश्चन पूछा? हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है? रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन करेक्टली। बहुत सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करो। नाउ कुछ कुछ रूल्स अगर आप सिंपली उनको दिमाग में रखोगे ना आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन है,
तो हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा इट हैज टू एंड विद अ फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन को हमें आस्क पूछना है कि रिया आस्क्ड, RHEA आस्क्ड, ये पता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा। आगे हमें क्या क्या देखना है, टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना होता है, टाइम एंड प्लेस चेंज करना होता है, और मॉडल वर्ब्स इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उस हिसाब से रिया आस्क्ड हर कलीग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। सो रिया आस्क्ड हर कलीग इफ he had finalized, हाँ, so if he had finalized, कोई हैंडराइटिंग गंदा लिख रही हूँ क्योंकि अभी मिट जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, if you finalize the magazine content, हाँ, so Riya asked her colleague if he had finalized the magazine content to be submitted the following या नेक्स्ट डे, ठीक है। तो क्या बना, रिया आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, रिया आस्क्ड हर कलीग इफ he had finalized, have you finalized, so if he had finalized the magazine content to be submitted the following day। इतना इजी है भाई, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the correct option to complete an official announcement। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या है, अटेंशन ऑल प्रीफेक्ट्स। आप में से कितने स्टूडेंट्स प्रीफेक्ट्स हो, मैं तो थी। एनीवेज, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड। मतलब एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेडलाइन एक्सटेंड हो गया। अब डैश शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th। मतलब ये जो एक इंफॉर्मेशन है इसे 9th and 10th के स्टूडेंट्स को देना है, इस इंफॉर्मेशन को देना है। सो दिस शुड बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। Read Sana's reply to her team lead regarding the preparation of an important presentation। ओके, तो इसका ये आंसर है, आई मीन एक स्टेटमेंट है, रिप्लाई है। क्या रिप्लाई है, आई एम सॉरी, तो अपॉलॉजी आएगा। क्वेश्चन में है ना रिपोर्ट सनाज रिप्लाई, रिपोर्टेड स्पीच है तो अपॉलॉजी आएगा। सना अपॉलोजाइज्ड, अच्छा आ गया आंसर में। सो आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम, आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है और स्टार्टिंग इसका दिया हुआ है, हमें कंप्लीट करना है इसका। स्टार्टिंग क्या बता रहा है, Sana apologized for having forgotten that, अच्छा for having forgotten and said, फिर said के बाद that तो आ ही जाएगा। क्या बोला उसने, I'll have the presentation ready for you very soon today। तो she would have the presentation ready for her soon, है ना। That she, pronoun change, would, ये क्या है, have the presentation ready, यहां से लिखूं, ready for her very soon that day। हो गया। Sana apologized for having forgotten and said that she would have the presentation ready for her very soon that day, today that day, है ना। तो बन गया, that's simple। 5 क्वेश्चन हो गए, छठवें पे आते हैं। Identify and correct the error in the given line taken from an online report। अच्छा ये लाइन है, एरर का ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें टिक करना है ABCD कौन सा सही एरर एंड करेक्शन है, ठीक है। Nearly most shop was closed for the public holiday। Nearly most shop, nearly most doesn't make sense। Option A most to every, option B shop to shops,
सी was to were, डी the to that. हम क्या करेंगे, ऑप्शन रहेगा तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. यहाँ पे क्या बोल रहा है, लगा के देखो. डी द को दैट, नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर दैट पब्लिक हॉलीडे, ये नहीं होगा, गलत है. सी वॉज क्या वर, तो नियरली मोस्ट शॉप वर बन जाएगा, नहीं ये भी गलत है, शॉप सिंगुलर है. बी शॉप से शॉप्स, नियरली मोस्ट शॉप्स वॉज क्लोज्ड, नहीं ये भी गलत है. तो फिर ए बचा, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे, मतलब ऑलमोस्ट सारे दुकान बंद थे. यही तो सेंटेंस है ना, ऑलमोस्ट सारे दुकान. ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना ऑलमोस्ट बहुत सारे दुकान, ऐसा तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे दुकान. तो मोस्ट विल चेंज टू एवरी, हो गया. इसीलिए एलिमिनेशन मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. Complete the given school announcement by selecting the correct option to fill in the blank. Good news, everyone! Our school's robotics team has successfully dashed a place in the semi-finals. Secured has successfully है, ठीक है, ये याद रखना, उस हिसाब से verb use करेंगे. So, our school's robotic team has successfully डैश अ प्लेस, सिक्योरिंग गलत है क्योंकि वो कंटिन्यूअस दिखाता है. सिक्योर्ड आई थिंक सही है, विल सिक्योर भी गलत है क्योंकि हो चुका है, हैज सक्सेसफुली बता रहा है. हैड सिक्योर्ड भी गलत है, हैज सक्सेसफुली हैड सिक्योर्ड नहीं हो सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डन. अब आगे आते हैं. एरर करेक्शन, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट वन. दैट नीडंट बी दैट्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल. That needn't be that's jacket, it's too small. मतलब सेंटेंस का एक्चुअल मतलब ये होना चाहिए कि ये शायद दैट का, पापा का जैकेट नहीं है, ये बहुत छोटा है. बट यहाँ लिखा है दैट नीडेंट बी. हम ऐसा बोलेंगे ये पापा का जैकेट हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत छोटा है पापा के साइज के लिए. नीडेंट थोड़ी लगेगा, कांट लगेगा ना मेरे हिसाब से. इट कांट बी दैट्स जैकेट. अगर हम नेगेटिव ही यूज करेंगे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से नीड नॉट इज द एरर एंड कांट विल बी द करेक्शन. ठीक है, हो गए. कितने क्वेश्चंस हो गए, 8 क्वेश्चंस हो गए. चलो आगे चलते हैं. ओके, report the dialogue between a teacher and a student by completing the sentence. तो यहाँ पे डायलॉग दिया हुआ है, यहाँ पे डायलॉग दिया हुआ है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच भी दिया हुआ है. कितना सिंपल कर दिया है, बस आपको एक पार्ट का फिल इन द ब्लैंक करना है, छोटू सा पार्ट लगाना है. इतना इजी कर दिया भाई. The teacher said, did everyone understand the new assignment? Students, yes, we all got it. Thank you. The teacher asked if everyone had understood the new assignment, to which the students dash expressing their gratitude. Attitude बोल रही हूँ मैं, तो students ने reply किया ना, तो responded डाल सकते हो. To which the students responded expressing their gratitude. या replied expressing their gratitude. उन्होंने रिप्लाई किया, खत्म. That's simple यार. Select the correct option to complete the given sentence from a handbook for managers. The manager dash considered the proposal before making a decision. ये भी easy है. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एबीसी में से. हम क्या करते हैं हमेशा, एग्जैक्टली एलिमिनेशन मेथड. तो द मैनेजर डैश कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग द डिसीजन. विल कंसिडर द प्रपोजल, शुड कंसिडर द प्रपोजल, माइट कंसिडर द प्रपोजल, कैन कंसिडर द प्रपोजल. तो मेरे हिसाब से इट शुड बी कि ऐसा करना चाहिए, है ना. देखो विल यहाँ पे नहीं जाएगा. द मैनेजर विल कंसिडर द प्रपोजल बिफोर, नहीं कि वो कंसिडर करेंगे ही, ऐसा जबरदस्ती थोड़ी है कि हाँ वो मतलब डिसीजन पे आने के पहले वो सोचेंगे ही, नहीं, जबरदस्ती नहीं है, वो मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो सोचेंगे कि नहीं. माइट मतलब सोच भी सकता है, सोच ना भी सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. कैन मतलब
कैन कंसिडर, हाँ मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद से वो कंसिडर करेंगे, लेकिन शुड कंसिडर शुड बी द राइट आंसर मेरे हिसाब से, बिकॉज मैनेजर शुड कंसिडर, ये उनका काम है कि मैं कोई डिसीजन में आने से पहले हर किसी का एक बार सुनूं। दैट्स द रोल और जॉब ऑफ अ मैनेजर, सबका सुन के फाइनल एक डिसीजन या कंक्लूजन पे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड टू गो। चलो 10th क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ 11th क्वेश्चन, अरे टू मोर क्वेश्चन फॉर ग्रामर। देखो ग्रामर का 10 पे 10 हो गया है, ये एक्स्ट्रा के 2 बच्चों को कर रहे हैं हम, जो भी 2 बचे हुए। ओके, तो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सेंटेंस है अपना, अगेन फिल इन द ब्लैंक करना है ऑप्शन पे से। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। आर, हैज, इज, वर। आई थिंक ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेशन में बहुत अच्छे से समझा दिया था, है ना। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड, है ना। इट इज दैट सिंपल। इज क्यों होगा? बिकॉज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन है, जैसे आर्मी हो गया, टीम हो गया, क्वायर हो गया, वैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी एक कलेक्टिव है। तो इसी वजह से दिस इज वन आइडेंटिटी और इज आएगा इसका आंसर। आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द कॉन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं एंड सोल्यूशन। देखो डायलॉग भी दिया हुआ है, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बस एक फिल इन द ब्लैंक करना है। आई मीन आजकल के ग्रामर के क्वेश्चंस कितने ही सिंपल मिलते हैं आप लोग को। सो टीचर सेड, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर perceptions of reality? Jagrit says, I believe it distorts our perception of reality only by showing the highlight reels of people's life. Report the students' response by completing the following. तो बस जागृत का रिस्पॉन्स जो है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में डाल रहे हैं। मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है। द स्टूडेंट रिमार्क्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ दैट I believe, तो प्रोनाउन चेंज, he believed that social media, he believed that social media distorts our perception, right? So distorts our का बन जाएगा there, पर perception of reality बन गया। आगे का लिखना तो लिख सकते हो कि by showing the highlight reels of people's lives। खत्म। यार बुढ़ापा आ गया क्या? घुटने क्यों दुख रहे? कोई बात नहीं। The student remarked that he believed that social, अच्छा that भी हटा सकते हो। Remarked that he believed social media distorts their perception of reality by only showing the highlights। Grammar done, खत्म। आगे बढ़ेंगे अब। चलो राइटिंग स्किल्स पे आते हैं। राइटिंग स्किल्स का क्या है? हाँ, you are निर्मल पिल्लाई, a concerned citizen from Aluva, Kochi, compose a letter in about 120 words to the project head of the e-waste management cell at Electronics Vatika, New Delhi, highlighting the adverse effects of e-waste pollution. Suggest measures for addressing its management through community engagement and government initiatives. ये एक पॉइंट दिया हुआ है। ई वेस्ट मतलब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन विच आर नो लॉन्गर इन यूज और हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इसका मतलब है ई वेस्ट। अब आपको एक लेटर लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे लेटर पूरा लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम जाएगा, तो हम यहाँ वर्बली डिस्कस करेंगे लेटर को। फॉर्मेट फॉलो करना है, फॉर्मल लेटर है, एंड यहाँ पे आप कंपोज अ लेटर
2, ओके। तो यहाँ आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ऊपर पता है, योर सेंडर्स एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस में आपका पहले तो आपका एड्रेस आ जाएगा अलुवा कोची, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस में आएगा प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक वाटिका न्यू दिल्ली, एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद या तो सब्जेक्ट आएगा या तो सैल्यूटेशन, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल ने क्या बोला है। तो अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो ई वेस्ट मैनेजमेंट बोल के छोड़ देना, ठीक है, कि या तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट इतना बोल देना सब्जेक्ट में। मैंने हमेशा बोला है कि द सब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 to 7 वर्ड्स का लेंथ, मतलब 7 तो ना ही जाओ, 6 तक हो मैक्सिमम, तो दैट इज बेस्ट। बहुत लंबा टॉपिक है तो 7 तक जाना, जैसे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट 4 वर्ड्स का हो गया खत्म, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन सर मैडम जो भी लिखना हो, देन आपका लेटर शुरू होगा, ठीक है। लेटर में आपको क्या क्या लिखना है कि कैसे ई वेस्ट की वजह से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दुनिया में, है ना। ई वेस्ट क्या क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स खराब हो गया किसी ने फेंक दिया, कंप्यूटर्स खराब हो गया फेंक दिया, टीवी नहीं चल रहा है फेंक दिया, इनके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग। तो क्या कर सकता है गवर्नमेंट, आपका काम है यहाँ पे सजेस्टिव मेजर्स देना है नंबर 1, प्रॉब्लम्स दिखाना है नंबर 2, प्रॉब्लम्स के साथ क्या क्या आउटकम्स हो रहे हैं ये भी दिलाना है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या डाला है। यू आर छवि पाठक, ये इसमें और है तो या तो ये ले सकते हो। और में क्या है, यू छवि पाठक राइट अ लेटर एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी, detail the problem of overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request delegation of personnel for regular pruning। तो ये भी एक फॉर्मल लेटर है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आपको सिंपली एक ही बारे में बात करना है कि आसपास के जगह में जो पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा जंगली बन रहे हैं, अजीब तरीके से अदरक की तरह बढ़ते जा रहे हैं और बहुत गंदे लग रहे हैं दिखने में, हर जगह आ रहे हैं, और उसको प्रॉपर ट्रिमिंग करके खूबसूरत दिखाने का काम लोगों का है, गवर्नमेंट का है या तो अथॉरिटीज का है। तो उसी बारे में लिखना है कि इट्स गिविंग अ वेरी अनप्लेजेंट लुक, प्लस इट इज क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर गेटिंग इनसाइड द हाउस, लिख दो फॉर एग्जाम्पल द बुशेज एंड श्रब्स आर बिकमिंग टू बिग and it is looking very unclean, the society is looking very bad and क्या बोलूं मैं, not good, not pleasant। और भी पॉइंटर्स डाल सकते हो जैसे कि because of overgrowth of the trees या bushes या shrubs, it is creating difficulty for people to walk properly या to park their vehicles properly या तो play properly। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लिख सकते हो, ठीक है, कि प्रॉपर ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज एंड बुशेस का ना हुआ तो मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, वो लिख दो। एक तो ब्यूटिफिकेशन, रिपीटिंग ब्यूटिफिकेशन हो गया, पार्किंग प्रॉब्लम हो गया, घर के अंदर पेड़ का डंडा आ रहा है वो हो गया, फिर डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो गया, 4 पॉइंट ऐसे ही हो गए, ठीक है। और एक लास्ट में कंक्लूजन में सोल्यूशन की आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक कोई बंदा अपॉइंट कर दो जो कि इसको रेगुलरली ट्रिमिंग करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ लेबल फॉर स्कूल बैग, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गई है। हाँ, 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ का, कोई भी एक चूज कर लेना। लेट्स सी, यप यू हैव 2 ऑप्शंस, एक एक करके रीड करते हैं। चलो, रीड द प्रोडक्ट डिटेल, इको फ्रेंडली स्कूल बैग मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, ergonomic design with padded shoulder strap and breathable mesh back panel, spacious main compartment with multiple pockets and organizer, reflective strips for visibility and safety, water resistant fabric, available in various vibrant colors and patterns। ठीक है, ये आपका है इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैग जो स्कूल के बच्चों के लिए या ऑफिस गोइंग पीपल के लिए यूज कर सकते हो। बैग के लिए एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है, बैग के positives लिखे हुए। Now analyze why this school bag would be a beneficial purchase. Write an analytical paragraph in 120 words, considering factors such as its eco-friendliness, comfort feature, functionality, safety aspects, and design option.
नाउ ये इसका मतलब दिया हुआ ergonomic डिजाइन, मतलब डिजाइन दैट इज मेड टू मैक्सिमाइज कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। अब हमें पता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, डेटा स्पेसिफिक होना चाहिए एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, बहुत फॉर्मली रिटन। तो हम क्या क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरा रेडी है। यहाँ पे हम ये स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम द डेटा गिवन अबव वी कैन एनालाइज दैट, बाकी लिखना शुरू करो कि ये किस बारे में डेटा है। द गिवन डेटा सजेस्ट और द गिवन डेटा डिस्क्राइब्स द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन इको फ्रेंडली स्कूल बैग। फिर डिस्क्राइब करो कि क्या क्या बेनिफिट्स है ऑफ यूजिंग एन इको फ्रेंडली स्कूल बैग। ये बोलो कि फर्स्टली the bags are made from recycled materials which reduces the pollution of our environment. We are reusing materials and that reduces pollution from the environment. ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, the design that the manufacturers have used is such that it ensures maximum comfort, maximum efficiency and safety for the people carrying the bags, which also doesn't let the shoulders of people hurt much. मतलब सेकेंड पॉइंट में मैंने ये बोला कि उसका डिजाइन के बारे में बता दो कि वो इतने अच्छे से पैडेड है, इतने अच्छे से डिजाइंड है कि कंधे पे लेते वक्त कंधे पे दर्द ना हो, पीठ पर दर्द नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबली बनाया गया है, मटेरियल बहुत अच्छा है एंड उससे मैक्सिमम चीजें, कैपेसिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। थर्ड पॉइंट यहीं से डालो कि उसके कंपार्टमेंट्स इतने स्पेशियस है, इतने सारे पॉकेट्स है कि ऑलमोस्ट हर चीज अट जाता है उसमें, एवरीथिंग दैट इज एन एसेंशियल यू कैन फिट इनटू द बैग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव स्ट्रैप्स फॉर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक, ये भी मेंशन करो कि उसके स्ट्रैप्स जो भी मतलब हैंडल एडजस्टिंग स्ट्रैप्स होते हैं, या बारिश हो तो बैग खराब हो जाए क्योंकि रिसाइकल मटेरियल है, वैसा भी नहीं होगा क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया है इस बैग को। तो देयर आर मल्टीपल, ऐसे पूरा सारा पॉइंट 6 पॉइंट्स को एलैबोरेट करके लिखो विद अ रीजन कि इसके होने की वजह से बेनिफिट क्या है। आफ्टर दैट लास्ट में कंक्लूजन लिख लेना कि ओवरऑल दिस इज व्हाई दिस स्पेसिफिक स्कूल बैग वुड बी अ बेनिफिशियल परचेस। खत्म। Yeah, overall in a nutshell it can be concluded that this bag will be a beneficial purchase. Khatam. Next question. तो आगे हम देखेंगे read the given details of a playground intended for your resident area. क्या लिखा है? आपको अपने जो रेसिडेंट एरिया के प्लेग्राउंड का कंडीशन है ना, उसके बारे में एक डिटेल दिया गया है कि डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड आपके रेसिडेंशियल एरिया के लिए जो बन रहा है उसका डिटेल क्या बता रहा है। अ सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर सच एज मिनिएचर फोर्ट, मल्टीपल लेवल एंड स्लाइड. Swings adorned with colorful Indian pattern along with monkey bars and zipline. Water play feature inspired by Indian fountains or rivers. Shaded seating areas with benches and swings resembling traditional chopals or gazebos. Trees, shrubs and flower beds. Ample open space. तो ये पूरा एक डिटेल दे दिया है आपको, एक डेटा दे दिया है कि जो एक प्लेग्राउंड बनने वाला है ना, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज एंड फीचर्स दिए जाएंगे आपके लिए. Now, analyze the details and write an analytical paragraph in about 120 words about the suitability of the playground. ये प्लेग्राउंड कैसे आपके रेसिडेंशियल एरिया के लिए एक्चुअली एप्ट है एंड करेक्टली सूटेबल है, वो चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन करनी है. Focus on factors such as safety, inclusivity, fun features, stability for different age groups, overall experience. तो सिर्फ बेनिफिट्स नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमें क्या नाम है उसका, SWOT एनालिसिस करना है. अच्छी चीज़ें तो दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें बिल्ड करेंगे, लेकिन ये किस एज ग्रुप के लिए ठीक है, कौन से लोगों के लिए सही है, किस लोगों के लिए सही नहीं है, कौन सी चीज़ें यहाँ से हटानी चाहिए, किस में वेरिएशंस लाने चाहिए, वो सब चीज़ों को लेके इसमें एनालिसिस करना है. ठीक है, अब ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ बनेगा, स्टार्टिंग क्या होगा, सेम है कि द गिवन डेटा इज अबाउट
the intended playground for the upcoming or for the residential area. फिर डिस्कस करना शुरू करो कि देयर आर मल्टीपल स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरीथिंग और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सिमिलरली द प्लेग्राउंड दैट हैज बीन डिजाइंड फॉर आवर रेसिडेंशियल एरिया हैज सर्टेन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. फिर डिस्कस करो कि पॉइंट नंबर 1 ये है तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. पॉइंट नंबर 2 ये है तो इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स. करने के बाद फाइनली देखो ज्यादा एडवांटेज निकल रहा है कि ज्यादा डिसएडवांटेज निकल रहा है. अगर ज्यादा एडवांटेज है तो फाइनली कंक्लूड करो कि दस टू ओवरऑल या इन अ नटशेल वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सूटेबल प्लेग्राउंड फॉर आवर रेसिडेंशियल एरिया बिकॉज यहाँ के शायद से एज ग्रुप जो लोग रहते हैं एज ग्रुप हायर एज ग्रुप्स के हैं, मतलब बच्चे कम हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा है. या बोलो इट्स वेरी सूटेबल बिकॉज यहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा रहती है, बुजुर्ग लोग भी जो है उनके लिए वॉकिंग स्पेस भी हमने एडिशनल बनवाने के लिए बोला है. तो इट इज़ एप्ट फॉर ऑल द डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ पीपल. उस हिसाब से यहाँ पे लिखना है. अप्रोच समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक को लेके. लिटरेचर 40 मार्क्स का है, ठीक है. तो हर एक क्वेश्चन को क्विकली ओवरव्यू समझ के आंसर करेंगे. आंसर के की पॉइंट्स जरूर से डिस्कशन के साथ साथ मेंशन कर लेना, लिख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस है. With a loud scream, he fell outwards and given downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread out. The winds rushed against his breast feathers, etc. तो बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ पे बेबी सीगल फाइनली जंप ले लिया है और वो नीचे गिरते गिरते समझ रहा है कि मेरा मतलब विंग्स भी निकलते आ रहा है. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ फ्लाइंग या स्टार्टिंग टू नो हाउ टू फ्लाई. क्वेश्चन 1. What effect does the experience as described in the lines have on the baby seagull? With a loud scream, he fell outwards, downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Choose the most suitable option. Exhilarates, overwhelms, energizing या confusing. तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करते हैं हम जब भी ऑप्शन आता है हमारे सेफ साइड के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. तो यहाँ भी हम जैसे समझ सकते हैं कि कंफ्यूज तो नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि वो ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से जाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है. देन बहुत डर चुका है, उसका दिल थम गया कि मैं गिर के मरने वाला हूँ, क्या होने वाला है मेरे साथ. तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं. एनर्जी भी है ही नहीं. यहाँ पे एनर्जी का बात आ कहाँ से रहा है ना. ओवरवेलमिंग या एक्सिलरेट्स के बीच में ओवरवेल्म विद द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड इमोशन में था. वो ऐसे सोच रहा था अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ, इज इट गोइंग फाइन, अगर मैं मरने वाला हूँ क्या मैं बच जाऊंगा, क्या होगा. तो ही इज जस्ट ओवरवेल्म्ड अबाउट द एंटायर सिचुएशन. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे आते. हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एनहांस द नरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ. यहाँ पे ऑथर का जो बोलने का या एक्सप्रेस करने का जो लैंग्वेज यूज किया गया है, हाउ डज दैट एनहांस द नरेटिव टेक्निक ऑफ द पैराग्राफ. ये भी बहुत सिंपल है. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट इसमें इनका ये जो बेबी सीगल है इसका इमोशनल जो एस्पेक्ट है ना, कि कैसे वो डरते डरते एकदम डरा सहमा सा कूदा तो था भूख से, बट उसका इमोशन कैसे चेंज हुआ कि वो गिरता जा रहा था, उसका दिल थमता जा रहा था, क्या होगा मेरे साथ, विल आई बी अलाइव, विल आई बी डेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट सून ही रियलाइजेस कि नहीं, मतलब मैं जिंदा तो हूँ प्लस मुझे उड़ना भी आ गया है. तो इट्स अ मिक्स्ड इमोशन. तो उसी बारे में यहाँ पे समझाना है कि उसका जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है उससे हमें एज रीडर्स बेटर समझ आ रहा है कि सीगल का इमोशन क्वेश्चन क्या था, उस इमोशनली उसे क्या क्या फील हो रहा था. ठीक है, fill in the correct blank with the correct word from the bracket. The use of the word rushed adds to a sense of speed या relief in the extract. ये जो word है ना, rush कहाँ है?
हाँ, द विंड्स रश्ड अगेंस्ट हिज फेदर्स। तो ये जो वर्ड रश्ड है इसका क्या मतलब आता है? स्पीड या रिलीफ? ऑब्वियस सी बात है स्पीड। जोर से हवा आ रही है तो स्पीड हुआ ना, स्पीड आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सीगल्स फीलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर? सीगल का फीलिंग टुवर्ड्स द एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद द इनिशियल फीलिंग। स्टार्टिंग में बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, उसको लग रहा था मैं पता नहीं मर जाऊंगा, आज क्या ही होगा मेरा, बट टुवर्ड्स द एंड उसे उड़ना आ जाता है। ही बिकम्स वेरी एक्साइटेड, वेरी इलेटेड, वेरी हैप्पी, पूरे फैमिली के साथ उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सडनली भोली नोटिस द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? बब। She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed. तो ये वो पार्ट है जब भोली पहला दिन भोली का स्कूल में था, वो बहुत नर्वस थी बिकॉज उसको जब पहली बार नाम पूछा गया था तो उसने सही से रिप्लाई नहीं किया था बिकॉज वो स्टैमर करती थी, तो उसके भ बोली बोलते ही सारा क्लास हंसने लगा था उस पर। तो वो पार्ट है। Now, what is the tone of the what is the tone the teacher is unlikely to have used in the line what's your name little one? Unlikely to use मतलब टीचर इन ऑप्शंस में से कौन सा टोन नहीं यूज कर रही थी? ठीक है, reassuring, comforting, settling, calming। टीचर कौन सा टोन यूज नहीं कर रही थी? तो ऑब्वियस सी बात है सेटलिंग टोन यूज नहीं कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन मतलब एक है कामिंग, उसको ठंडा करना चाह रही थी कि मतलब नर्वस है सबके सामने, तो आराम से लिटिल वन स्वीट डियर प्यार से बोला, तो कामिंग सही है। कंफर्टिंग में सही क्योंकि लिटिल वन ऐड किया, एंड बहुत मतलब सॉफ्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है। रीअश्योरिंग और सेटलिंग में से सेटलिंग इज अनलाइकली टू हैव यूज्ड, क्योंकि ऐसा नहीं था कि यू नो द टीचर वाज नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट द चाइल्ड इन एनी वे। हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट? क्वेश्चन समझो, ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट। भोली का पर्सपेक्टिव यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना कि वो कैसा सोच रही थी, उसे कैसा लग रहा था, उससे वो सैड हो गई थी, उसे लगा था उसे हर कोई सेपरेट कर देगा, दूर कर देगा कि इसको तो बात भी करना नहीं आता, इसको हटा दो, इसको हटा दो, शी डज नॉट बिलोंग हियर। उसे ये सारी चीज़ें फीलिंग दिखाई जा रही है ना यहाँ पे, उसके बातों से, उसके चीज़ों से। तो ये जो ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव है, this is all about that it allows us the audience to again relate with भोली, कि वो बेचारी कैसा महसूस कर रही होगी, उसका लाइफ कैसा चल रहा होगा, उसे अननोन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आके सडनली ऐसा रिस्पॉन्स कि सब हंसने लगे। वो बहुत एक्साइटेड थी अपने स्कूल के लिए इनिशियली, मतलब पहले तो आना ही नहीं चाहती थी, फिर जब आई तो शी वॉज होपिंग कि सब ठीक रहे, लेकिन सब उस पर हंसने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से शी बिकेम वेरी अपसेट, एंड ये पूरा इमोशनल नरेटिव हमें भोली के पर्सपेक्टिव से ही समझ आता है। आगे देखते हैं, fill in the blank with the correct word from the bracket. The word flood in the line, tears flowed from her eyes in a helpless flood, indicates that Bholi was crying uncontrollably या unintentionally. What do you think? भोली जानबूझ के रो रही थी, मतलब बिना जानबूझ के रो रही थी, या पागल से रोई जा रही थी? ऑब्वियस सी बात है ना, वो इतनी सैड हो गई थी दैट शी वाज क्राइंग अनकंट्रोलेबली, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी इस चीज़ से। How does the teacher's comforting demeanor contrast with the behavior of other girls in the class? बाकी लड़कियां जो थी क्लास में वो सब उसका बुली कर रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे, उसको मॉक कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो टीचर थी वो बहुत अच्छे से एक प्रॉपर कंफर्टिंग वॉइस एंड टोन के साथ समझा के प्यार से बात कर रही थी भोली के साथ। तो दैट इज द डिफरेंस, एक मॉकरी है और एक कंसर्न एंड केयर एंड लव है। ठीक है, नेक्स्ट,
Read the given extract and answer the question of whatever. He stalks his vivid tribe the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. इसमें what is the most likely reason the poet chooses to say vivid stripes instead of just stating the color of the strip? ये इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे पोएट ने विविड स्ट्राइप्स क्यों बोला है. पोएट ये भी तो बोल सकता था ना कि उसका क्लियरली विजिबल ब्लैक एंड ऑरेंज शेड्स, ऐसे स्ट्राइप जो आता है टाइगर के बॉडी में, तो उसने यहाँ पे विविड स्ट्राइप्स ही क्यों बोला है? द रीजन इज टाइगर का जो अपीयरेंस है ना, पोएटिक वे में उसे और लाइवली बनाना है. इन अ पोएटिक वे माइंडेड, पोएटिक वे में टाइगर के अपीयरेंस को और लाइवली बनाने के लिए और अपीलिंग बनाने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए विविड स्ट्रिप्स बोला है कि उसके बॉडी में एकदम क्लियरली दिखने वाला ब्लैक स्ट्राइप्स है ऑरेंज बॉडी के ऊपर, बहुत क्रिस्टल क्लियर दूर से दिखे ऐसा. ठीक है, आगे देखते हैं. Fill in the blank with one of the word. Basically, tiger stalking suggests a movement that is dash within the confines of its cage. Tiger's movement or tiger's stalking suggests a movement that is simply, I would say, restless. That is restless within the confines of its cage. क्योंकि उसे बाहर निकलना है, उसे घर से बाहर जाना है, केज से बाहर जाना है, वो अटका हुआ है, तो वो रेस्टलेस है कि मैं कब निकलूं और इन विजिटर्स जो मेरे को ऐसे चिल्ला रहे कि अरे नाच के दिखाओ, इधर आके दिखाओ, ये खा के दिखाओ, उनको मैं एक्चुअली खा के दिखाऊं. तो ही वॉज गेटिंग रेस्टलेस. How does the poet reinforce the contrast between the tiger's confined environment and its internal emotion? ये contrast between tiger actually दिल में क्या सोच रहा है और उसका actual हालत क्या है केज में रह के. तो केज में रह के उसको एक तो हेल्पलेस फील हो रहा है कि इतू सा जगह है, उसमें आगे पीछे कर रहा है, लोगों से बॉदर हो रहा है क्योंकि बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं. एंड वेयर एज यहाँ अगर आप देखो इंटरनल इमोशंस जो है उसके, वो फियर्स है, होपफुल है. यहाँ हेल्पलेस है, वहाँ होपफुल है. दिल में वो सोच रहा है कभी तो मैं पक्का यहाँ से निकलूँगा, और जब मैं निकलूँगा तो मैं अपने फ्री, अपने स्टाइल, अपने स्वैग में रहूँगा, टाइगर वाले स्वैग में कि यस मेरा राज है, मेरा खौफ है. एंड ही इज़ होपफुल. उसके साथ साथ ही इज़ वेरी एजिटेटेड कि लोग बहुत परेशान कर रहे हैं. इंटरनल इमोशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि वो हर रात वेट करता है कब ये लोग चले जाएंगे तो शांति मिलेगी. तो उसके इंटरनल इमोशंस इज आस्किंग फॉर पीस, फॉर फ्रीडम, होप टू एक्चुअली गो बैक टू वेयर इट बिलोंग्स फ्रॉम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो एक और चीज, ये जो इंटरनल इमोशन है ना, मैं भूल गई थी, इसको आप दो वर्ड्स लगा सकते हो. क्वाइट रेज, कि वो शांत है क्योंकि हेल्पलेस है, बट बहुत गुस्सा है उसके अंदर. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम rhyme scheme as the lines of the given extract. Select the option that applies the same rhyme scheme as the lines of the given extract. Okay. This bird so small and sweet, sweet, morn, green, tweet. Morn, green, tweet, sweet, tweet. Okay. Green, lean, sweet, tweet. Okay. Care, green, share, keen. Okay. And morn, branch, melody. तो इसका क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम एज द लाइन्स ऑफ द, आई थिंक ए इज द आंसर. आगे आते हैं, ए है, आगे आते हैं, चलो. Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household. Little mouse blink strategically mousehole. Examine the portrayal of Blink in the given line. Blink क्या है? डरी हुई है, बहुत ही डरी हुई है. Blink is the mouse and she is scared of the pirate. So he is running and hiding in his mouse hole या in his home. Complete the following suitably. The word
paled implied that Belinda was scared. The word paled implies that Belinda was scared. Yeah, she recognized that she was in a threatening situation. Belinda paled and cried, help, help. So it shows that she understood that she was in a grave danger and she cried for help. What kind of picture is painted by the poet through the line, ink trickled down to the bottom of the household? इससे ये समझ आता है कि इंक डर के मारे पहले ही भाग गया, भगोड़ा है, इसको किसी और का चिंता है ही नहीं, डर के मारे पायरेट आते ही भाग गया. What kind of atmosphere is created in these lines? Select the correct option. Urgency, apprehension, uncertainty, mystery and aggression. So urgency तो है ही, apprehension भी है ही, uncertainty भी है, mystery और aggression नहीं है. तो 1, 2 and 3. C is the correct answer. चलो. Answer any 4 of the following questions. हम तो सारा ही करेंगे. How does the ignorance about Mitchell as a creature in the urban environment of London reveals insight about people? I think ये हम कल के लाइव में ये किसी ने क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो इसे हम यहाँ ऑफिशियली भी सॉल्व कर देंगे कि कैसे मिचबिल के बारे में लोगों को जो पता नहीं था उस चीज़ को लेके what do we get to know about the people's perception and knowledge regarding animals. तो बेसिकली people, मतलब ये मैंने कल भी बोला कि लोगों को पता नहीं है कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, क्या क्या टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको आप पेट्स के हिसाब से यूज भी कर सकते हो. तो पीपल आर indifferent about it, people are not completely aware about the things. So it shows the fact that people are not completely educated about the different types of animals present in our environment. ठीक है? And also the fact that London के लोग can build a deeper insight about the different kinds of animals that people can have as pets. ठीक है? How does the imagery of the trees movement from the house to the forest in trees reflect broader themes of liberation and growth in human experience? How does the imagery of trees movement from the house to the forest reflect broader themes of liberation and growth in human experience? Obvious सी बात है, जो पेड़ पौधे हैं वो सिंबॉलिक है, एक तो वुमेन के और कैप्टिविटी के भी. तो अगर कैप्टिविटी का देखें, लोग जब घर के बाहर जाएंगे तभी they will get to experience a lot of things, they will get to learn and gain knowledge. तो वैसे ही यहाँ भी जब ये ट्रीज हम देखते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर जंगल में जाने के बाद they grow up to their full potential. Similarly, when human beings they go out into the external world, they learn to grow, they get liberation, they experience a lot of things, they learn from the experiences, they gain knowledge and ultimately they grow as human beings in life. ठीक है? इसके साथ आप हल्का सा वो वुमेन्स का पर्सपेक्टिव भी डाल देना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. What does the postmaster reaction to Lencho's letter reveal about his character? पोस्टमास्टर का रिएक्शन कैसा था? पहले तो हंस दिया था, लेकिन उसके बाद ही फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, व्हाट फेथ इन गॉड दिस मैन हैज़. तो उससे ये रिवील होता है कि पोस्टमास्टर बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही सिंपैथेटिक एक पर्सन है, उनमें सिंपैथी बहुत है. ये चीज़ क्लियरली रिवील होता है. तो काइंड, सिंपैथी, एम्पैथी साथ में ही डाल दो. एंड ही इज़ वेरी he has humanity still there. He shows that humanity is still prevalent. The postmaster explained that humanity is still prevalent in the world because वो ही थोड़ा पैसा कलेक्ट करके जमा के देने का काम करते हैं. आगे, assess the narrative technique or narrative effectiveness in portraying tension between the comfort of familiarity and allure of the unfamiliarity in Madam Rides the Bus. ये भी बहुत ईजी एक क्वेश्चन है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम इसको कितना अजीब से बना दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट दिस इज ईजी, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नरेटिव इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेइंग टेंशन, ओ मम्मा,
टेंशन बिटवीन द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी एंड अनफेमिलियरिटी। देखो, जब वल्ली को बस के राइड के बारे में चीजें नहीं पता थी तो वो बहुत ज्यादा जिज्ञासा था उसके अंदर कि कैसे मैं पता करूं, हाउ टू नो एवरीथिंग। तो उस टाइम पे शी वॉज अनफेमिलियर अबाउट इट। ऑल्सो राइड के टाइम पर भी शी वॉज अनफेमिलियर अबाउट द फैक्ट दैट लोग कैसे हैं बस वाले, इज इट सेफ फॉर हर और नॉट। तो इन चीजों के साथ शी इज अनफेमिलियर। लेकिन कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी तब था जब उसने ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस गैदर कर लिया था कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इतना टाइम लगता है, इतने पैसे लगते हैं। तो उसने अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया था। Thus, she had the comfort of familiarity कि मुझे पता है इतने पैसे देने हैं, इतना टाइम लगता है जाने में, इतना टाइम लगेगा वापस आने में। तो she was aware about all those things. Unfamiliarity किस किस बात का था? पहले she was not knowing कि कितना डिस्टेंस है, कितना पैसा है। सेकेंडली, जर्नी के टाइम पे उसे ये नहीं पता था कि लोग आसपास के कैसे हैं, कंडक्टर कैसा है। सो दोज आर द अनफेमिलियर एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, summarize the role of use of parentheses in the poem Amanda. Now, parentheses in the poem of Amanda कैसे है, कहाँ से आ रहा है? देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ की पॉइंट्स जाने हैं। नंबर 1, इसमें डायरेक्टली कुछ चीजें तो ये जो पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, पेरेंट्स का कंट्रोल जो दिखता है अलोंग साइड वो अपने माइंड में जो खो जाती है। तो इसमें सिंपली ये बात बोलेंगे कि पेरेंट्स का अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अमांडा वर्सेस उसका इंटरनल माइंड जो किसी और दुनिया में खोया है इन ऑर्डर टू एस्केप। तो वही पैरेंथेसिस है यहाँ पे इन द पोम अमांडा, उसको एलैबोरेट करके लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डज मटिल्डा डिजायर फॉर मटीरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ नेकलेस। ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैसे मटिल्डा मटीरियलिस्टिकली वेल्दीली बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी। तो उसके इस डिमांड के वजह से फाइनली जब वो बॉल डांस वाला दिन आया और उस दिन के लिए उसे रेडी होना था, तो व्हाट डिड शी डू, शी बोरोड अ नेकलेस, डायमंड नेकलेस बहुत हैवी सा फ्रॉम हर फ्रेंड। अगर उसको ये मटीरियलिस्टिक डिमांड नहीं होता, अगर वो एक सिंपल लड़की होती तो उसके पास घर पे जो कपड़े थे वही और जो सिंपल ज्वेलरीज थे घर पे वही पहन के वो जाती, फिर ये नेकलेस वाला चैप्टर बनता ही नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज उसे पॉपुलर होना था, सबसे खूबसूरत दिखना था, वो फेम एंड वेल्थ के लिए, मटीरियल वेल्थ मतलब चीज़ें चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, ये चीज़ था मटिल्डा में। इसी वजह से शी गॉट द नेकलेस एंड उसी से प्लॉट पे ट्विस्ट आया कि नेकलेस खो गया और सब बर्बाद। ठीक है, जस्टिफाई द ओपिनियन दैट ब्राइट्स अर्ली सक्सेस वर एसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन द साइंस। देखो, ब्राइट का जो ये क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आप मान सकते हो। जैसे बचपन से ब्राइट को उसकी मम्मा ने हर चीज करवाया कि देखो 25 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज पकड़े, फिर उसने छोटे छोटे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बटरफ्लाई कैप्चरिंग, फिर बटरफ्लाई टैगिंग करना। तो हर चीज़, चाहे वो टेलीस्कोप से स्टार्स देखना हो, स्टार गेजिंग हो, हर चीज़ को बचपन से ही उसके मम्मा ने बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज ऑफ विच बड़े होते होते ऑल्सो नॉट जस्ट बटरफ्लाईज वाला बट ऑल्सो पहली बार जब उन्होंने साइंस एग्जीबिशन देखा, एक्सपीरियंस किया, उस फेलियर के बाद जब ही गॉट हेल्प फ्रॉम मिस्टर उर्कुहार्ट एंड उनके हेल्प के मतलब उनके आइडियाज़ के मदद से व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वो सारा जो सक्सेस था ना, दैट एक्चुअली पुश्ड हिम इनटू द एक्चुअल सक्सेस ऑफ साइंस इन हिज लाइफ। अगर उन्होंने बचपन से उसकी मम्मा के साइड से पुश नहीं मिलता कि हाँ तुम ये प्रैक्टिस करो, वो ट्राई करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करो, एंड अलॉन्ग साइड अगर उर्कुहार्ट से उसको वो आइडियाज सजेस्टिव नहीं आते और उन पे वो हार्ड वर्क और मेहनत और डेडिकेशन ना डालता, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर या एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता इन द फील्ड ऑफ साइंस। हो गया।
How does the book that saved the earth include elements of satirical science fiction? Sci-fi का कैसे एडिशन है बुक दैट सेव्ड द अर्थ में? साईफाई का एडिशन तो वो उनके आने से ही हो रहा है ना। 2-3 रीजन है देखो। नंबर 1, एलियंस आते हैं इंडिया में। अब एलियंस आके स्पेसशिप में मेन लीडर्स बैठे हुए हैं और नीचे सडनली वहां से दुनिया में आ गए, धरती पे आ गए, इसमें आ गए, क्या नाम है, एक लाइब्रेरी में लैंड कर देते हैं। तो एक वो चीज है साईफाई का। दूसरा, उनके पास अपना एक टॉकिंग पैनल था, अपना एक वाईफाई कंट्रोल सिस्टम था जिससे वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे। नेक्स्ट, उनके पास एक पिल था जिस पिल को अगर उन्होंने खा लिया तो उन्हें हर एक जगह का, हर एक यूनिवर्स या वर्ल्ड का लैंग्वेज समझ आ जाता। तो दीज थिंग्स काइंड ऑफ शोकेस कि कैसे बुक दैट सेव द अर्थ में भी साइंस फिक्शन है जिनका हम हल्का ह्यूमरस वे में भी मजाक उड़ा सकते हैं, सटारिकल बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। Both poems, Dust of Snow and Fire and Ice, use contrasting elements of nature to convey their respective messages. ये तो हमने 10 तारीख को शाम में ये सॉल्व किया था क्वेश्चन कि how does these two poems showcase contrasting elements of nature to convey their messages. Obviously बात है, Dust of Snow में बहुत ही मतलब rejuvenating, प्योरिटी, सादगी वाली चीज़ें हैं कि कैसे नेचर हैज़ द हीलिंग पावर, सॉफ्ट चीज़ें हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। वर्सेस फायर एंड आइस में हम देख रहे हैं कैसे इंटेंस, अग्रेसिव, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर दिखाए जा रहे हैं, जैसे क्रेजी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लायक फायर हो, या ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर हो, या हेट्रेड हो, या आइस बन के दुनिया ख़त्म हो जाना हो। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आगे आते हैं। बोथ टेक्स्ट्स फॉर एन ग्रेगरी एंड सर्मन एट बनारस ग्रैपल विद द आइडिया दैट एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग एंड सब्जेक्ट टू डीके। ऑब्वियस सी बात है, एन ग्रेगरी एंड सर्मन एट बनारस दोनों में ये चीज़ हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे एन ग्रेगरी में वो खुद भी बोलती है कि मेरा हेयर, मेरा अपीयरेंस तो टेम्पररी है, मैं चाहूँ तो अपने हेयर को ग्रे, गोल्डन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज कुछ भी कर दूँ। किसी को प्यार करना हो तो वो मुझसे करे ना, मेरे अपीयरेंस से थोड़ी। सिमिलरली सर्मन एट बनारस में भी ये चीज़ बता रहा है कि जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स है दैट इज सब्जेक्टेड टू डीके। हर एक बंदा या चीज़ जो दुनिया में आया है वो खोएगा, एंड यू कैन नॉट कीप मोह माया इन योर लाइफ। लाइफ में इतना मोह माया आप रख ही नहीं सकते हो किसी चीज़ के लिए भी। ठीक है, ये बेसिकली डेथ के बारे में बात करें सर्मन एट बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate how Griffin's character is shaped by a combination of personal ambition. Griffin's character is shaped by combination of personal ambition, unintended consequences of his scientific pursuits and reaction of society he faces. ठीक है, तो इसका कैरेक्टर स्केच बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर स्केच में क्या क्या आएगा। पहला बात, वो एक अमेजिंग साइंटिस्ट था, है ना, वो आ गया उसका पर्सनल एम्बिशन की उसे साइंटिफिक फील्ड में बहुत हाई कुछ अचीव करना था। नेक्स्ट, ही वॉज शेप्ड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एम्बिशन, ये आ गया अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। वो जैसे ही ड्रग निकाल लिया जिससे वो इनविजिबल बन सकता था, वो उस ड्रग को कंज्यूम कर लिया और इनविजिबल बन भी गया। बट इनविजिबल बनने के बाद कैसे ही बिकम्स लॉलेस, रिएक्शन ऑफ सोसाइटी दैट ही लिव्स इन, वो लॉलेस बन जाता है। साइंटिफिक परस्यूट का नेगेटिविटी उसका, लॉलेस बन के डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में आ जाता है, चीज़ें लूटने लगता है, चोरी करने लगता है, एंड सोसाइटी में भी खराब ही काम करता है। उसको पैसे चाहिए, किसी से लूट लेता है, किसी ने उसको कुछ बोल दिया उसका घर जला देता है, उसको मुक्का मार देता है। तो इट्स बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट कैरेक्टर स्केच। Evaluate how James Herriot's characterization contributes significantly to the overarching theme of responsible pet ownership and animal welfare. ये भी one kind of character sketch है, but इसको थोड़ा सा कैसे करना है, पेट या वेट वर्जन में लिखना है। James Herriot was an excellent animal doctor.
है ना, उसको अपना काम अच्छे से पता था कि कैसे कौन से एनिमल को क्या दिक्कत हुआ है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करे। जिसको मेडिसिन चाहिए उसको दो, जिसको मेडिसिन नहीं चाहिए उसको मेडिसिन मत दो, जो एक्चुअल में सपोर्ट चाहिए वैसा सपोर्ट दो। तो यहाँ भी उनके वजह से, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ही हमें समझ आता है कि एट द बिगिनिंग उन्हें ट्रिकी को देख के समझ आ गया था कि पंफरी उसे ठीक से नहीं रख रही है। इट इज नॉट अ प्रॉपर केयर टेकिंग ऑफ एन एनिमल, बिकॉज ये ओवर फीडिंग हो रहा है और एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो इससे डॉग बीमार हो जाएगा। एंड ऑल्सो जब वो बीमार होता है और उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, ही इंश्योर्स टू, उसको मेडिसिन नहीं दिया, सर्जरी नहीं किया, कुछ नहीं, उसको बस 1 दिन 2 दिन खाना नहीं दिया। धीरे 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 जब उसका वो ब्लोटिंग कम होने लगा, उतना ओवर फीडिंग का इफेक्ट कम होने लगा, वो खुद ही पानी पिया, फिर खाना खाया। तो ही अंडरस्टैंड्स एनिमल्स वेरी वेल, वो बहुत सही डॉक्टर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है। एंड नॉट जस्ट फॉर डॉग्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स ही वाज द परफेक्ट टाइप ऑफ वेट दैट यू कैन हैव। ठीक है, उसी को इलैबोरेट करना है और कुछ नहीं। चलो, अच्छा एक और चीज, थीम ऑफ पेट, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप भी बोला है ना, तो ये भी समझाना कि कैसे उसने मिसेस पंफरी को सजेस्ट भी किया था कि ऐसा लाइफस्टाइल ट्रिकी के लिए सही नहीं है, आपको ये करना चाहिए। तो वो एस्पेक्ट की हाउ शुड अ पेट पेरेंट बी और हाउ शुड अ पेट पेरेंट टेक केयर ऑफ देयर पेट्स, वो भी पॉइंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया, है ना। अब क्या बचा हमारा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं सेक्शन ए पे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। सबसे पहले हम आरसी का क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चंस को रीड करेंगे। हाँ, तो हम आंसर के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, इन पैराग्राफ 1 हमें पता है, पैराग्राफ 1 में हमें कुछ मार्क करना है। व्हाट डज द फेज ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द परसिवरेंस एम्फसाइज। तो पैराग्राफ 1 पे ईच पर्सन कहाँ है, ईच पर्सन यरा, ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्या बोल रही हूँ मैं, पानी चाहिए मुझे, प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये जो लाइन है इसका बेसिकली ये मतलब है कि पानी वेस्टेज करना सही नहीं है। एंड हर एक इंसान अगर अपने साइड से पानी को बचाना शुरू करता है तो वाटर रिसोर्सेस डिप्लीट नहीं होंगे, वी विल बी एबल टू सेव वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है। सिमिलरली हमारा भी आंसर यही है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि कैसे हमारे फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन्स के लिए हमें काम करना चाहिए। इंडिविजुअली वी शुड स्टेप अप एंड स्टार्ट सेविंग वाटर। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शंस। वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर। अच्छा, वाटर टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड एक की पॉइंट है, एसेंशियल नेचर एक की पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है। पैराग्राफ 1 पे चलो वापस से, एसेंशियल रिसोर्स टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हम करेंगे। तो मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स यहाँ है एंड टेकन फॉर ग्रांटेड यहाँ है। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स ऑन अर्थ, yet often taken for granted. Despite its abundance, reality is that only small fraction of world's water is fresh and available for human use. ये हमारा फ्रेज है। तो क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन के साथ, इट्स अबंडेंट एंड ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल, इंपॉर्टेंट एंड नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज, लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट्स वैल्यू। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, water is often taken for granted despite its essential nature because it's important and it's not always recognized. मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पानी चाहिए बट मैं पानी पी नहीं रही हूँ। ओके, बी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, support the writer's idea that small individual actions towards water conservation are not trivial. Support the writer's idea that small individual actions towards water conservation are not trivial. Paragraph 2. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, water conservation not trivial, small actions not trivial. Paragraph 2, small actions which may seem trivial on their own are not trivial. So one of the primary reasons water conservation is important,
When multiple people multiplied by millions of people, this action can lead to substantial water saving. For example, single dripping tap water can waste 15 liters. This highlights. तो यहाँ से उठा के आंसर आपको लिखना है. कितना सिंपल है. Question number 4. Select the option that best reflects the concept of ripple effect. Paragraph 3 में है. A. Students' act of volunteering at local charity leads to school administration. या B. Student who constantly follow good study practices inspire classmate. Third paragraph से ripple effect का best context of student at school life. Third paragraph, students in school life. Ripple effect या student in school life. Ripple effect ये रहा. So for instance, family that installs water saving device in their home may encourage neighbors and friends to do the same, creating ripple effect. This grassroots approach to conservation can be particularly effective in areas where large scale initiatives may be slowly implied. तो I think इसका ripple effect वाला यही होगा. In contrast to the ripple effect is reflected by a student who constantly follows disciplined practices. ये वाला होगा. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. क्या ट्रू और फॉल्स है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कौन सा? पैराग्राफ 3 में. ये कैसा अजीब क्वेश्चन है. कौन सा स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हो भाई? स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है. आप भी कंफ्यूज हुए थे, मैं भी कंफ्यूज हो गई. यहाँ पे स्टेटमेंट ही गिवन नहीं है ना, तो आपका आंसर ये होगा कि स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. ट्रू और फॉल्स कहाँ से बताए? नेक्स्ट. राइटर मेंशन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पैराग्राफ 4. विच आर द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस. तो पैराग्राफ 4 में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ढूंढना है हमें. सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ये रहा. Opting drought resistant plants in gardens, supporting water efficient agriculture especially livestock farming, ये सारे ऑप्शंस जिसमें दिख जाएंगे. तो कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा. क्वेश्चन नंबर 6. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स तो नहीं है. 6 का सी होगा. आई थिंक इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन. हाँ, सी होगा. क्वेश्चन 6 का सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. लिस्ट एनी 2 points that a powerful message sent to businesses and policy makers about importance of water conservation might include. Paragraph 5. Importance of water conservation. Message sent to businesses. Message sent to businesses. Okay. Critics might argue that individual efforts are negligible compared to large-scale water consumption by industries agriculture. However, this perspective overlooks the potential for individual actions to drive systematic planned changes. When people collectively make water-conscious choices, they send a powerful message to businesses. And ये तो ये बन गया ना, आंसर भी बन गया कि 2 pointers. द फैक्ट दैट जब हम एज इंडिविजुअल्स हम वाटर सेविंग इंडिविजुअली करना शुरू करें तो दैट विल स्टार्ट सेविंग वाटर. हम वो ओवरलुक कर देते हैं. नंबर 2, अगर एक एक करके हम बहुत सारे लोग साथ में आए तो ये हमें लार्जर ग्रुप ऑफ बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करने में मजबूर कर देता है. 2 पॉइंट बन गया. Fill in the blank with the correct option from the suitable the given options. In the phrase culture of sustainability, the word culture refers to set of beliefs and practices, artistic traditional practices. I think it's A. Paragraph 6 में फिर भी चले जाते हैं. Culture of sustainability. Paragraph 6. कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे कल्चर का मतलब क्या है? ईच पर्सन्स कमिटमेंट टू सेविंग वाटर नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज कॉन्ट्रीब्यूट टू कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो उस हिसाब से मैंने सी बोला था. लाइफस्टाइल हैबिट एंड चॉइसेस पॉपुलर अमंग द अर्बन. सी इज द करेक्ट आंसर. हो गया. ऐसे ही आपको हमेशा हर एक पेपर को सॉल्व करना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. सैम्पल पेपर सॉल्विंग कर लिया,
एक आपके लिए होमवर्क भी दे दिया कि सैंपल पेपर का जो सेक्शन ए का सेकेंड आरसी है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा सेशन ऑफ सैंपल पेपर सॉल्विंग इज डन। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। लेक्चर्स अटेंड करते रहो, मेक श्योर पढ़ाई बंद ना हो, and let's embrace challenges and unlock potential, guys. See you soon. Till then, stay smiling and happy.